मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रजा मोहम्मद साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हम 2-3 दिन से इसलिए इस पर बात करें कि एक तो हमारी बहुत तवील सरहद है ईरान के साथ, और यहाँ अगर वहाँ को इस तरह की क्वालिटेटिव चेंज आती है तो ज़ाहिर है हम उससे यानी हमें भी गुजरना पड़ेगा बाज़ उसके जो नताइज हैं। आप कैसे देख रहे हैं, क्या बाज आ जाएगा? और अपने फ़ौज की जो एक उन्होंने जो मशवरा दिया है कि डोंट गो इनटू इसको ना समझो तुम वेनेजुएला, तो वो हाउ डू यू नो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। हाउ डू यू असेस ट्रंप क्या कर सकता है? जी, जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कैद साहब और मियाँ साहब शो में लेने के लिए, आपके लिए, सबके लिए सलाम। पहली बात तो ये जी कि मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ट्रंप साहब ने धमकी दी थी कि वो जो है वो इंटरफेयर करेंगे अगर पता नहीं उन्होंने ये कोई कंडीशनैलिटी की कि अगर लोगों को फांसी दी गई और कुछ इस तरह की चीज़ें हुई ईरान में। लेकिन साथ ही अगर आपने देखा हो तो 2 दिन पहले एक उनकी तरफ से ट्वीट भी आया सोशल पे कि वो कंट्रीज़ जो ईरान के साथ ट्रेड करेंगी उनको 25% टैरिफ जो है एडिशनल देना पड़ेगा। दूसरा जो आर्मी की आप एडवाइस कह रहे हैं और बाकी लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो सभी ये एडवाइस कर रहे होंगे कि जो आप कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड वाला काम ना करें या अटैक ना करें ईरान पे, क्योंकि ईरान ने भी जो एक थ्रेट किया है या डिटरेंस क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट दी है कि वो लोग भी जो है वो जितनी भी बेसेस इस खत्ते में मौजूद हैं, और वो काफ़ी सारी बेसेस हैं। मेजर तो आपको पता ही है कि जी कतर में है, और उसके अलावा और भी बहुत सारी बेसेस हैं। बहरीन में बड़ी बेस है नेवी की, कुवैत में है, सऊदी अरेबिया में कुछ है, बाकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कुछ ना कुछ उनकी बेसेस हैं। तो मेरा ख्याल है वो अगर थोड़ा सा अकल का दामन लेंगे तो उसमें उनको अटैक नहीं करना चाहिए। हाउएवर वो अनप्रिडिक्टेबल जैसे हैं ट्रंप साहब, आप कुछ कह नहीं सकते कि किस वक्त उनका रवैया और इरादा बदल जाए, लेकिन उनको गिरा दो, नुकसान गिरा होगा, दो, कोई फ़ायदा कब्जा कर नहीं। लो और मार दो, और उनको पहचानो जो जिन्होंने आपको जो है वो मारा है, और हम उनसे बदला लेंगे। इस तरह की लैंग्वेज जो है वो एक सुपर पावर के सदर की जो है वो सामने आई है। दूसरी जानिब जो है ये भी देखने में आया है और ख़बरें आ रही हैं कि कतर एयरबेस पर और अफगानिस्तान में जो अमेरिका के जहाज़ हैं वो पहुंच चुके हैं। B-52 की नकलो हरकत देखी गई है। जो एलॉन मस्क हैं वो अपना स्टारलिंक जो है वो स्मगल करते हुए पाए गए हैं अफगानिस्तान की साइड पे। तो ये सारी जो तैयारी हो रही है, इसका मतलब है कि हमले की तैयारी हो रही है। जो अगर हमला होता है तो फिर आप खित्ते की सूरत हाल क्या देखते हैं कि क्या खित्ता जो है वो इसमें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ख़ास तौर पे जो है वो मुतासर हो सकता है? जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। जहाँ तक एलन मस्क साहब का है, स्टारलिंक का, और जो कुछ इक्विपमेंट भी जो है वहाँ पे स्मगल किया गया है, जो वहाँ पे ईरानियन जो है पकड़ रहे हैं, तो यस इसमें कोई शक नहीं कि वो ट्राई तो कर रहे हैं कि ये जो शोरश है आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है इसको हवा दी जाए। क्योंकि अब आपको पता ही होगा कि ईरान जो है एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, पिछले 2,500-3 हज़ार साल से वहाँ पे हर तरह के मज़ाहब हैं, जिसमें आतिश परस्त भी हैं, जूस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, और सारे लोग रह रहे हैं वहाँ पे। वहाँ पे जैसे मस्जिदें जली या इस तरह के जो नुकसानात हुए, तो वहाँ पे लोकल लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो ये काम करेंगे। अभी आते हैं दूसरी तरफ के जो आपने B-2 बॉम्बर्स का कहा। जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक है, आई थिंक ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वाक़ई अफ़गानिस्तान में बगराम एयर बेस पे उनके B-2 बॉम्बर्स आए हैं कि नहीं आए, क्योंकि अभी तक तो बेस जो है उनके पास नहीं, और तालिबान ने रिफ्यूज़ किया था उनको देने को। तो ये कंफर्म करने वाली बात है। हाउएवर अगर B-2 बॉम्बर्स आ गए यहाँ पे, और इर्द गिर्द बहुत सारी बेसेस भी हैं उनकी, हंड्रेड्स ऑफ बेसेस हैं दुनिया में, वो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ख़तरा तो है, ख़तरा रूल आउट नहीं किया जा सकता, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो कंसिक्वेंसेस हैं। अगर ये करते हैं हमला तो क्या ईरान जो चुप बैठा रहेगा? मेरा ख्याल ईरान इस दफ़ा वो जैसे होता है ना कि सारा कुछ जो भी उनके हाथ में आएगा, जो भी उनको समझ आएगी, वो बहुत स्ट्रांगली नहीं, वो रिएक्ट आप ये करेंगे। कहना चाह रहे हैं जलील तो साहब कि वो फुल माइट के साथ, जाहिर है पिछली दफ़ा तो उन्होंने एक अलामती सी स्ट्राइक की थी कतर पर, मगर इस वक्त अगर उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर दिया जाएगा। हमें नाज़रीन ज्वाइन किया एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच। चिश्ती साहब, मैं आपसे भी की तरफ आऊँगा। एक प्रोपेगेंडा मशीन तो हम देख रहे हैं वहाँ चल पड़ी है, और इन्फिल्ट्रेशन के बड़े जो एजेंट प्रोवोकेटियर जिसे हम कहते हैं उसके भी शहादतें बताया जाता है मिली है। ख़ास तौर पर ईरान को हम देखते हैं बहुत ही एक कल्चरली एडवांस्ड पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा करते थे इसे।
तो वहाँ पे वो गोलियाँ वोलियाँ मारने वाली तो हाँ स्ट्रगल हुई, तौदे पार्टी की स्ट्रगल थी और लोगों की स्ट्रगल थी पीसफुल भी, मगर ये इन्फिल्ट्रेशन वो कर रहे हैं आपके ख्याल में, और उसके वाजे हमें नज़र आ रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने लॉन्च किया है वो जो पोस्टर गर्ल जिसे हम कह सकते हैं मलाला यूसुफजई साहिबा को, उनसे भी बयान उन्होंने दिलवाया है। तो ये इसी तक रहेंगे या अगर इनके अहदाफ पूरे ना हुए तो आगे भी जाएंगे आपके ख्याल में चिश्ती साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ साहब, आपको भी, जनरल रज़ा को और व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बहुत ब्राइट चांसेस ये हैं कि एक डायमेंशन पर काम नहीं हो रहा। अमेरिका इस दफ़ा यूनिसाइड नहीं ले रहा स्ट्रैटेजी वाइज, 3 प्रॉन्ग अटैक या 3 प्रॉन्ग जो इनकी स्ट्रैटेजी है। एक तो आपने देखा इंटरनली अनरेस्ट हो रही है जिसके अंदर इनकी इन्फिल्ट्रेशन है या इंस्टिगेशन है, और ये नई इसलिए नहीं है कि जो जून में जंग हुई थी आपने देखा होगा कि मोसाद के कितने एजेंट्स थे, और ये वही लोग थे जिन्होंने ईरान की सॉइल के अंदर से ही ड्रोन फायर करवाए थे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नाकारा बनाया था। इतनी ज़्यादा मोसाद की और दूसरी एजेंसीज की और CIA की पेनिट्रेशन उस वक्त हो चुकी थी। एक तो ये एक्सटर्नल थ्रेट, एक इंटरनल ऑब्वियसली मसले जेन्युइन भी हैं जो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी का है, डॉलर प्राइस का है, बाइंग पावर का है, इन्फ्लेशन का है, एस्केलेशन का है। ये जाहिर है एक नेचुरल फिनोमेना है और ये अभी का नहीं है, जून में भी था ये, लेकिन अब ज़्यादा उसको ज़ाहिर ट्रिगर किया। एक और जो नया यहाँ पे डायमेंशन देखने को मिल रहा है इस दफ़ा, उसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। साई ऑपरेशंस का मतलब ये है कि साइकोलॉजिकली इन लोगों की जो प्रो गवर्नमेंट हैं या गवर्नमेंट इटसेल्फ है या जो स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी विल टू फाइट ख़त्म की जा रही है। यानी उनको ऐसा किया जा रहा है कि हमला आने वाला है, बस आप तैयारी पकड़ लें, बस थोड़ा टाइम रह गया, हम आए खड़े हैं। और आपने देखा 5-6 दिन पहले एक बहुत ज़्यादा खबर गर्म हो गई कि आयतुल्ला जो है मुल्क छोड़कर रूस जा रहे हैं, उनका जहाज़ भी तैयार है। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये बुनियादी तौर पर विल टू फाइट किसी कौम की या किसी भी फोर्स की जब ख़त्म की जाती है तो वो ज़ाहिर है इसी मकसद के लिए की जाती है कि वो गिव अप कर दे और एक सरेंडर मोड में या डिफीटेड मेंटेलिटी अपनी एक्सेप्ट कर ले कि हम तो हार गए हैं। तो मेरा ख्याल है ये यही हो रहा है। और जो रज़ा पहलवी का दिखाया जा रहा है वो मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स हैं, ज़्यादातर उनको शो किया जा रहा है। लेकिन रज़ा का साहब के उनके बेटे शहंशाह रज़ा के तो बेटे को 47 साल हो गए यहाँ से गए हुए, 19 साल की उम्र के वो चले गए थे यहाँ से। तो 47 साल में मैं नहीं अभी तक देख पाया था कि उनकी कोई रूट्स हैं, उन्होंने अपनी अल्टरनेट लीडरशिप डेवलप की हो या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो या कोई ऑपोजिशन हो। चिश्ती साहब, बहुत से हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखता हूँ, फिर इस पर आपकी रहनुमाई लेता हूँ ताकि हकायक का जो है मुआजना किया जा सके। अगर मशरक़ वुस्ता में ईरान पर जो है वो हमला होता है इसकी जानिब से, अमेरिका की जानिब से या इजराइल की जानिब से, तो मशरक़ वुस्ता में जो मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं उसमें जो अमेरिका के बेसेस हैं वो उसमें कतर है, मिस्र है, और इसके अलावा जो है वो कुवैत है, UAE है, ईरान, इराक है, उर्दन है, तुर्की है। वहाँ पर ईरान जो अमेरिका की जो है बेसेस मौजूद हैं, वहाँ पर अड्डे मौजूद हैं, और अमेरिका के पास 15 मुकामात पर एयर बेसिस की जो है वो सहूलत मौजूद है, और 5 मुकामात पर समंदर में नेवी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं, 7 मुख्तलिफ मुकामात पर फौजी अड्डे मौजूद हैं। उर्दन में तमाम तनसीबात की हिफाजत के लिए रडार सिस्टम मौजूद है, B-52 मौजूद है, F-35 मौजूद है, हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, और जदीद हेलीकॉप्टर और जदीद ड्रोन्स जो हैं वो मौजूद हैं, बहरी बेड़े भी मौजूद हैं। लेकिन सर दूसरी जानब ईरान जो है उसकी जो मालूमात मिली हैं उसमें 15,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार के से चलने वाले हाइपरसोनिक जो है मिसाइल उनके पास मौजूद हैं, और दर्जनों ऐसे मिसाइल सिटीज़ हैं जो ज़मीन दोज हैं वो भी हैं, और पूरे मुल्क के अंदर जो है वो उनका मिसाइल सिस्टम नस्ब हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास जो है वो 113 और इससे ज़्यादा जो है वो तैयारे मौजूद हैं, और 551 जो है वो ओवरऑल तैयारे मौजूद हैं, 6 लाख की आर्मी है, और 173 जो है वो 1713 टैंक हैं, 107 बहरी जहाज हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान इससे गिर जाएगा अगर हमला होगा? देखिए मियां साहब, ये स्टैटिस्टिक्स में तो कोई डिस्कशन है ही नहीं कि कौन ताकतवर है और किसका फुट होल्ड है। मैं एक और डाटा ऐड कर देता हूं आपके डाटे के अंदर। देखिए, अमेरिका के इस वक्त पूरी दुनिया में 700 फुट होल्ड हैं, जिसमें से 200 तो एस्टेब्लिश्ड, रिकग्नाइज्ड और फुली एक्सेप्टेबल एयर बेसिस हैं। 200। अच्छा, कंपेयर कर लेते हैं रूस के साथ, सिर्फ 5, चीन का सिर्फ 1 जिबूती में। तो अब आप नंबर कंपेयर करेंगे किसके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं। 700 फुट होल्ड्स एंड स्टेशंस अमेरिका के। तो उसको ये डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है जो आप थोड़ी देर पहले मेरे साथ जब कॉन्टेक्ट किया था उससे पहले आप बगराम एयर बेस कर रहे थे, तो बगराम एयर बेस की कोई सिग्निफिकेंस मिलिट्री प्रेजेंस या फुट होल्ड के पॉइंट्स में नहीं है।
उसके पास बहुत अमेरिका के पास है, कतर है और ऑल अराउंड है, वो तो डिस्कस आप किए जाते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त देखना ये है कि अमेरिका के लिए ये वायबल है ऑप्शन कि नहीं। जाहिर है जितनी ये सिविलाइजेशन पुरानी है 3-4 हज़ार साल, जिस तरह चीनी सिविलाइजेशन है उस तरह ईरानियन बहुत ज़्यादा है, नेशनलिस्ट कौम है। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ रिसालपुर एकेडमी में ईरानी कैडेट्स का, तो बहुत ज़्यादा पैट्रियट है एज कम्पेयर टू अदर नेशन, नंबर वन। दूसरी हमने ये देखनी होगी कि अमेरिका के लिए फुट होल्ड यहाँ पे या फुट ऑन ग्राउंड मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा आइडियोलॉजिस्टिक लोग होते हैं तो उनको इस तरह नहीं आप टेक ओवर कर सकते। जब आप उतारते हैं तो उनकी कैजुअलिटीज होंगी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट पर और प्रेशर आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है ये मिलिट्री कंपाउंड, हाइडआउट्स, लीडरशिप को अगर टारगेट किया गया तो हवा से ही टारगेट होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक फुट ऑन ग्राउंड ना हो तो उस तरह रेवोल्यूशन नहीं आते। और अच्छा, अहमद एक रजा इसी शाह साहब पहलवी- एक और मैं बड़ी एक डॉक्टर साहब, मैं रजा साहब, मैं आप देखें अभी ये जितनी आपने गिनवाई चीज़ें, मैं देख रहा था कि यूरोप और अमेरिका की जो कंबाइंड जीडीपी है तकरीबन 57 ट्रिलियन डॉलर की बनती है और 2.54 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी है। सारे यूरोप को आगे लगाया, पूरी नेटो को उसने मारा, 30% उसने यूक्रेन ले लिया। हाउ कम सच अ स्मॉल इकॉनमी, उसने इनको जो है ओवर पावर किया और आज वो कहते हैं जनाब हमसे करो बातचीत और जंग बंद करो। हाउ कम, ये क्या है डायलेमा जल साहब? जी, जी, रशिया की जब आप बात करते हैं जी, तो रशिया भी एक बहुत बड़ा मुल्क है और रशिया एक बहुत बड़ी पावर रहा है और रशिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और एक वक़्त था, अगर आपको याद हो, तो रशिया दुनिया में सबसे बड़ा एक खित्ता था। रशिया जो है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता था और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था। तो वो भी एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, उनकी भी एक बहुत बड़ी छाप है इलाके में और बहुत बड़ी रीच है। नंबर 2, रेजिलियंस की बात आती है, रेजिलियंट वो हैं और उन्होंने सोचा हुआ था कि अगर नेटो हमारे पड़ोस में आएगी तो हम इसको आने नहीं देंगे। लेकिन आगे जो बात हुई वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी कि शायद यूक्रेन ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेटो उसकी हेल्प को आएगा। अभी हुआ ये कि नेटो की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, वो उनको हेल्प तो कर रहे हैं, बट नेटो इज़ नॉट देयर। नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की फोर्सेस वहाँ पे नहीं गई। तो इसलिए जो आप कंपैरिजन फरमा रहे थे कि जो यूक्रेन है, इट इज़ फाइटिंग दिस वॉर एज अ प्रॉक्सी वॉर। वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं जिसके पीछे अमेरिका और यूरोप है, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस उनमें से किसी की भी नहीं है और इसी वजह से रशिया जो है एम्बोल्डन हुआ है। अभी दूसरी चीज़ जो आती है सामने वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टाइल है और जो वो बातचीत कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों से और जो वेनेजुएला में उन्होंने किया है, ये तो एक नया प्रेसिडेंट सेट हो गया। नया प्रेसिडेंस ये सेट हुआ है कि माइट इज़ राइट पहले भी था लेकिन अभी और ओपनली आ गया। जैसे हम कहते हैं ना, ग्लव्स उतार दिए हाथ से, तो अभी तो अमेरिका ने हाथ से ग्लव्स उतार लिए, तो वो जिधर भी चाहें वो उन्होंने ये इंडिकेट कर दिया वो जाके कब्जा कर लेंगे, हुकूमत में बैठ जाएंगे, किसी को उठा लेंगे। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं जी मैं तो वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट भी हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि यूक्रेन जो है उसमें पूरी नेटो की और अमेरिका की माइट नहीं यूज़ हुई और दूसरी तरफ से रशिया जो है उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और काफ़ी आगे वो आ गए हैं।